नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। कि सब कुछ संभव है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार मत मानो, सब अच्छा होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की रीति काव्य पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की इस सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है हमारे सामने, ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं बलभद्र मिश्र, मिर्जा खान, रसलीन या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ब्रज भाषा व्याकरण लिखने वाले रचनाकार हैं मिर्जा खान। हम सब जानते हैं कि ब्रज भाषा हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण भाषा रही है और ब्रज में ओकारांत शब्दों की प्रधानता या बहुलता पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना खड़ी बोली में कि आया गया, है ना, खाया पिया, तो उसी तरह ब्रज भाषा में वह हो जाता है आयो गयो खायो पियो, है ना, ओ अकारांत हो जाता है इसमें। प्रश्न 2 है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है कवि देव, कवि ग्वाल, कवि जसवंत सिंह या फिर मतीराम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। देखिए, जसवंत सिंह राठौर राजस्थान राज्य के मारवाड़ जिले के महाराजा थे, है ना। और इनके जो प्रसिद्ध और भी ग्रंथ है सिद्धांत बोध और आनंद विलास, तथा साथ में ये भाषा भूषण, ये 3 तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं जो बड़ी ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। प्रश्न 3 है, रीति विवेचक ग्रंथ काव्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है? कवि भूषण है, सुरती मिश्र हैं, कवि लाल हैं या फिर कवि वृंद हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि रीति विवेचक जो ग्रंथ है ना काव्य सिद्धांत, उसके रचनाकार हैं सुरती मिश्र। सुरती मिश्र के अन्य ग्रंथों की बात करें तो जैसे कि काव्य सिद्धांत, ये तो महत्वपूर्ण है ही, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, भक्त विनोद, बेताल पचीसी और रत्नमाला, रासलीला, दान लीला, ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। साथ ही इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो गंगेश इनके गुरु का नाम था, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सुरती मिश्र के गुरु का नाम क्या था? तो गंगेश था। साथ में ही इन्हें और बातों के लिए याद रखा जाता है, उनमें से महत्वपूर्ण है कि इन्होंने टीकाएं भी लिखी हैं। जैसे कि बिहारी सस्से की टीका लिखी है इन्होंने अमर चंद्रिका के नाम से, और जो केशव दास की कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया है उनकी टीकाएं भी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, सुरती मिश्र ने। प्रश्न 4 है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं कवि ग्वाल की, सेनापति की, लाल कवि की या फिर पद्माकर की। तो ऑप्शन देखकर आप समझ गए होंगे कि छत्र प्रकाश जो है लाल कवि की रचना है। लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। और छत्र प्रकाश में इन्होंने महाराजा छत्रसाल के जीवन का जो है ब्यौरेवार ढंग से वर्णन किया है दोहा चौपाई शैली में। और छत्र प्रकाश में इन्होंने बुंदेल वंश की उत्पत्ति को दर्शाया है ना। चंपत राय के विजय वृतांत का वर्णन किया है। साथ ही उनका वहाँ पर जो उद्योग था, उनका पराक्रम था, और चंपत राय जो राजा थे उनके अंतिम दिनों का, उनके राज्य में मुगलों ने किस तरह से आक्रमण किया था, नाकों चने चबाए थे उनके, है ना। इन सब बातों का इन्होंने अच्छे से यहाँ पे वर्णन किया है छत्र प्रकाश में, ठीक है। तो इसलिए यह हिंदी में जो है काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से बड़ा अनूठा ग्रंथ माना जाता है छत्र प्रकाश, ठीक है, जो किसका है? लाल कवि का है। एक और इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जिसका नाम है विष्णु विलास, ठीक है, तो याद रखना है आपने। लेकिन इनकी कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश को ही माना जाता है। प्रश्न 5 है, फीको पे नीको लगे कहिए समय बिचारी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शंस हैं कवि वृंद की, कवि ग्वाल की, कवि बिहारी की या फिर कवि आलम की। तो फीको पे नीको लगे कहिए समय बिचारी काव्य पंक्ति है कवि वृंद की। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था और इनके नीति के दोहे बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रश्न 6 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन देकर आप समझ गए होंगे कि यह पंक्ति बिहारी के जन्म को लेकर बड़ी प्रसिद्ध रही है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल तरुणाई आए सुघर मथुरा बसी ससुराल। अर्थात बिहारी जी का जो बाल्यकाल था वह बुंदेलखंड में बीता और उनका युवावस्था जो है ससुराल मथुरा में बीता है। प्रश्न 7 है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है?
ऑप्शंस हैं कवि बिहारी को, कवि पद्माकर को, कवि सेनापति को या फिर कवि मतीराम को। तो आप ऑप्शन देखकर समझ गए होंगे कि पद्माकर ऐसे कवि हैं जिन्हें जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का अवसर मिला है। और पद्माकर जिन रचनाओं को लेकर जाने जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण है पद्माभरण, है ना, प्रताप सिंह बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रबोध प्रचासा और कली पचासा तथा राम रसायन और जगत विनोद। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि पद्माकर जो है रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे और सर्वमान्य भी है। और इन्होंने जब रीतिकाल की जो प्रतिष्ठा थी वह पिट रही थी, विषय वस्तु बुरी तरह से पिट गई थी, तो कहा जाता है इसमें उन्होंने जो है एक नई चमक पैदा की थी अपनी प्रतिभा के बल पर, क्योंकि इन्होंने मेलों, तीज त्योहारों, होली, दिवाली आदि का वर्णन किया है अपने काव्य में। ठीक है, जब मीर, नजीर, अकबराबादी और गालिब साहब शायरी लिख रहे थे तो उस समय पद्माकर क्या कर रहे थे, हिंदी साहित्य लिख रहे थे। ठीक है, उनमें जो है इन चीज़ों का अर्थात मेले, तीज त्योहारों का, होली आदि का वर्णन कर रहे थे। और ये साथ ही जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज वगैरह हम बातें जानते हैं, है ना, राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना करी थी उस समय जो नैतिक मूल्यों की स्थापना कर रहे थे वो पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए, तो उसी समय के माने जाते हैं आपके पद्माकर भी। ठीक है, प्रश्न 8 है भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथों की, रस निरूपक ग्रंथों की, नायिका भेद ग्रंथों की या फिर सर्वांग निरूपक ग्रंथों की। देखिए जो ऑप्शंस है ना, अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक, नायिका भेद, सर्वांग निरूपक, ये सारी की सारी रीतिकाल की काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि भानुदत्त एक राइटर हैं जिनकी रचना है रस मंजरी, तो उसके आधार पर रीति के जो आचार्य रहे, आचार्य कवि, उन्होंने किस प्रकार के ग्रंथ रचे, तो उन्होंने नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रचे हैं, आपने याद रखना है इसको। ठीक है, प्रश्न 9 है रीतिकाल का कवि नहीं है, ऑप्शंस में से कौन से नहीं है? याकूब, रसखान, कवि दूल्हा या वीनी कवि। देखिए जो रसखान है प्रस्तुत ऑप्शंस में से वह जो है भक्ति काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि नहीं है। रस खान अर्थात रस की खान भी कहा जाता है इनको, ये ऐसे मुसलमान कवि हैं जो श्री कृष्ण के दीवाने थे। ठीक है, श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के ये उपासक रहे हैं और इन्होंने कृष्ण की सगुण रूप की लीलाओं का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है अपने काव्य में, जैसे कि बाल लीला, रास लीला, फाग लीला और कुंज लीला के माध्यम से, है ना। और साथ ही ये ऐसे भक्त, कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये दोनों की उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर पूछा जाए तो यह भक्ति काल की श्रेणी में आते हैं। और इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रस खान। ठीक है, और इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार की दोनों की प्रधानता बराबरी तौर पर मिलती है। तो यदि भक्ति के माध्यम से इनको देखा जाए तो भक्ति काल में आते हैं, और क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा श्रृंगारिक वर्णन भी किया है तो इस तरह से इनको हम रीतिकाल के अंतर्गत भी रख सकते हैं। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछा है तो इनको नहीं रखा जाएगा रीतिकाल में। ठीक है, प्रश्न 10 है इति आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, बिहारी की, देव की या फिर सेनापति की? तो प्रस्तुत पंक्ति जो है वह कवि बिहारी की है। ठीक है, बिहारी जो है रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। प्रश्न 11 है भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिबा बावनी या फिर सभी? तो देखिए सभी जो हैं कवि भूषण की ही रचनाएं हैं, लेकिन शिवराज भूषण और शिबा बावनी जो है महाराजा शिवाजी, ठीक है, महाराजा छत्रपति शिवाजी के जो जीवन के वृतांत है उस पर आधारित है, और जो छत्रसाल दशक है वह महाराजा छत्रसाल के जीवन वृतांत पर आधारित है। लेकिन पूछा है कि कौन सा ग्रंथ इनका रीति ग्रंथ है, तो शिवराज भूषण। कवि भूषण का जो संपूर्ण काव्य रहा है वह वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत रहा है, और इनके ज्यादातर नायक रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज नायक तो रहे हैं और उनके सामने जो खलनायक रहे हैं वह रहे हैं औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति जो उनका वैमनस्य था वह जातीय ना होकर एक शासक के रूप में उसकी अनीतियों के विरुद्ध था, यही दर्शाया है इन्होंने इसमें। ठीक है, प्रश्न 12 है शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 200, 105 या फिर 210? देखिए शिवराज भूषण में जो अलंकार इन्होंने वहाँ पर उनका वर्णन किया है तो कम से कम 105 अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने शिवराज भूषण में, कवि भूषण ने। ओके, तो आपने याद रखनी है यह संख्या। प्रश्न 13 है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है?
गीत गोविंद का, अमरूक शतक का, गाथा सप्तशती का, आर्य सप्तशती का। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहारी सतसई पर अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती इन सभी का प्रभाव तो है, लेकिन जो जयदेव की रचना है गीत गोविंद उसका प्रभाव नहीं है। ओके। प्रश्न 14 है, सुजान चरित के रचयिता का नाम क्या है? कवि भूषण, सूदन, घनानंद या फिर आलम। तो सुजान चरित जो है रचना वह कवि सूदन की रचना है। ठीक है, यह एक वीर रस प्रधान रचना है और इसमें कवि ने भरतपुर के शासक सुजान सिंह के युद्धों का वर्णन किया है। ओके, तो आपने याद रखना है। उसमें इन्होंने ऐतिहासिक युद्धों का बड़े ही विशद रूप से वर्णन किया है। किसने? सूदन ने। प्रश्न 15 है, घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? ऑप्शंस हैं सुजान चरित, सुजान सागर, कवित संग्रह या फिर सुजान संग्रह। तो आपने ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है सुजान सागर ही वह रचना है घनानंद की जिसने उनको अमर कवि बना दिया था। देखिए सुजान चरित जो है वह कवि सूदन की रचना है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इस तरह से होगा तो आपने हमेशा ध्यान रखना है इस बात को लेकर। और घनानंद तो रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के बड़े ही अग्रणी कवि माने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, कवि ग्वाल, कवि देव या फिर मतीराम। तो वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। इसके अलावा भी मतीराम की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? जरा याद कीजिए। रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, है ना, अलंकार पंचासिका, छंदसार। प्रश्न 17 है, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, रसरूप, कवि केशव या फिर भूषण। तो यह प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है क्योंकि जो कवि रसरूप है ना इनके नाम को लेकर, क्योंकि बड़े कम जो है इनके बारे में मिलता है आपके साहित्य में, लेकिन फिर भी यह रचना पूछी जाती है, अक्सर पूछी भी गई है। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपने याद रखना है रसरूप। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? देखिए दो रचनाएं एक तरह की हैं थोड़ी थोड़ी, कि वृत्त कौमुदी किसकी रचना है और व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है इनके नाम। तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी है वह प्रताप शाही की रचना है, जसवंत की नहीं है, मतीराम की नहीं है, भूषण की नहीं है, बल्कि प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। देखिए प्रताप शाही जो हैं चरखरी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। ठीक है, और प्रताप शाही ने मतीराम की रसराज की टीका भी लिखी है, आपने याद रखना है। मतीराम का जो ग्रंथ है ना रसराज, उसकी टीका भी लिखी है प्रताप शाही ने, है ना। और क्या बात है इनके बारे में महत्वपूर्ण, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप शाही के आचार्यत्व एवं कवित्व दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अक्सर यह पंक्ति पूछी जाती है परीक्षा में कि वह कौन से कवि हैं जिनके आचार्य शुक्ल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो कौन है? प्रताप शाही, याद रखना है। ओके। प्रश्न 19 है, यमुना लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं रसिक गोविंद, कवि ग्वाल, पद्माकर या फिर बेनी प्रवीण। तो कवि ग्वाल की रचना है यमुना लहरी, और अक्सर यह रचना जो है परीक्षा में पूछी जाती है, और कवि ग्वाल का यह प्रथम ग्रंथ भी मानी जाती है यमुना लहरी। ठीक है, 1879 के आसपास इन्होंने इस रचना को रचा था, और इनकी जो अंतिम रचना, ये अंतिम ग्रंथ माना जाता है वह है भक्त भावना। तो आपने याद रखना है यह तथ्य। प्रश्न 20 है, सैयद गुलाम नबी किस कवि का नाम है? कवि आलम का, कवि बृंद का, रसलीन का या फिर शेख नबी का। अक्सर आपने देखा होगा कि इन कवियों के उपनाम भी रहे हैं, है ना, तो इनको कई बार उपाधियां भी दी गई हैं, तो अक्सर यह परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपने जिन जिन कवियों के उपनाम हैं और इस तरह की उपाधियां हैं या जो ओरिजिनल इनके नाम है वो याद रखने हैं। तो सैयद गुलाम नबी जो नाम है वह रसलीन का नाम है, और रसलीन की एक बड़ी ही फेमस काव्य पंक्ति है, कौन सी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? बलभद्र मिश्र, मिर्जा खान, रसलीन या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यह क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता है मिर्जा खान। प्रश्न 22 है, रीति विवेचक ग्रंथ काव्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है? भूषण, सुरती मिश्र, कवि लाल या फिर कवि बृंद। तो सुरती मिश्र की रचना है काव्य सिद्धांत। और सुरती मिश्र के बारे में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, कि जैसे इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी है अमर चंद्रिका के नाम से। ठीक है, 1794 में इन्होंने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है।
इसके अलावा इन्होंने केशव दास की जो रचनाएं हैं कवि प्रिया और रसिक प्रिया, उन पर भी विस्तृत टीकाएं लिखी हैं। और इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो बेताल पंचविंशति है, ठीक है, अलंकार माला है, रस रत्न माला, रस सरस और रसग्राह चंद्रिका। इस तरह के इनके प्रसिद्ध जो है क्या है, काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न 23 है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो देखिए रीतिकाल में ऐसे कवि भी हुए हैं, वह कौन से हैं जिन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएं भी लिखी, वीर रस की भी लिखी और भक्ति रस की भी लिखी? तो पद्माकर ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिन्होंने इन तीनों पर जो है कविताएं लिखी है, श्रृंगार, वीर और भक्ति। अगर हम पद्माकर की रचनाओं की बात करें तो आपको याद आ रही होगी माइंड में, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, आजिल अली प्रकाश, प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह, सफरनामा, भगवत पंचाशिका, राजनीति, कली पचीसी, ये ऐसी इस तरह के नाम वाली इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। प्रश्न 24 है, रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? रीतिकाल की जो रीति मुक्त धारा है उसमें से दिए गए ऑप्शन में से किसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है? श्रृंगार रस चित्रण को, राज प्रशस्ति को, रीति निरूपण को या फिर भक्ति भावना को? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि रीति मुक्त धारा में जो है श्रृंगार रस चित्रण को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। उसी तरह से प्रश्न 25 है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य ग्रंथ इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक है, प्रबंध है, चंपू है या फिर कथा काव्य है? तो देखिए रीतिकाल में रचित जो अधिकांश काव्य है वह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य की अगर हम बात करें तो इनमें जो मुक्तक कवि हैं उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना की है। और इनका काव्य जो है अलंकारिकता का खंडन करता है तथा मार्मिकता पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने रीतिकाल में ज़्यादातर जो ग्रंथ है वह मुक्तक ग्रंथ हैं, ठीक है। प्रश्न 26 है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? गाथा सप्तशती का पड़ा है, आर्य सप्तशती का पड़ा है, अमरूक सप्तशती का पड़ा है, जबकि गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है उसका नहीं पड़ा है प्रभाव बिहारी की जो सतसई है उस पर, ठीक है। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कवियों के आशयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे, सही है। कवि देव जो है राजा भवानी सिंह के आश्रय में रहते थे, यह भी सही है। कवि भूषण शिवाजी के आश्रय में रहते थे, यह भी सही है। पद्माकर रुद्र सिंह के आश्रय में रहते थे, यह गलत है। देखिए पद्माकर जो है जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दौलत राव सिंधिया के आश्रय में भी ये रहे हैं, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में। प्रश्न 28 है, कवि देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? देखिए साहित्य में, काव्य जगत में जो है संसारी भावों की जो संख्या है वह 33 पाई जाती है, लेकिन कवि देव ने एक और जो है संचारी भाव बताया है, वह बताया है ऑप्शन डी छल, ठीक है। अगर हम भरत मुनि जी द्वारा बताए गए 33 संचारी भावों की बात करें तो उसमें निर्वेद, गलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क, ये सब जो है 33 क्या माने जाते हैं? संचारी भाव। लेकिन इनमें एक और जोड़ा है छल नाम से कवि देव ने, तो आपने याद रखना है, ओके। उसी तरह से प्रश्न 29 देखिए, निम्न में से कौन सी बिहारी सतसई की टीका नहीं है? ऑप्शंस हैं लाल चंद्रिका, हरिप्रकाश टीका, बिहारी रत्नाकर, सुबोधार्थ सारिका। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सुबोधार्थ सारिका जो है बिहारी सतसई की टीका नहीं है, जबकि लाल चंद्रिका जो है लल्लू लाल ने लिखी है, हरिप्रकाश टीका लिखी है आपके हरिचरण दास ने, और बिहारी रत्नाकर ने लिखी है कौन सी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है बिहारी रत्नाकर टीका, ठीक है। प्रश्न 30 देखिए, कुंदन के रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी, चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आप देखकर समझ गए होंगे, मधुराम की काव्य पंक्ति है कुंदन के रंग फीको लगे। अक्सर मैंने आपको काव्य पंक्तियों वाली जो वीडियो है उसमें ये सब बता दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। तो चलिए ये थे आज की प्रश्नावली प्रश्नोत्तरी के जो है प्रमुख प्रश्न उत्तर, और आगे भी मैं एक आधी इसकी वीडियो और बनेगी, उनको लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए, क्योंकि आपका साथ है तभी हम सबका साथ बना रहेगा, ठीक है।
और मैंने शुरू में क्या कहा था कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हार मत मानो, सब कुछ संभव है और सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।